हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था यूलर्स के बारे में। तो मैंने बताया था आपको, मैंने एस डायरेक्शन में एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ है बेटा डी एस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन। और इस डी एस वाले एलिमेंट के लेंथ के एलिमेंट को मैंने मैग्नीफाई करा है। इस पर दो काइंड ऑफ फोर्स लगेंगे, एक प्रेशर फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि यूलर इक्वेशन में विस्कस फोर्स 0 होते हैं। तो मैंने प्रेशर फोर्स नीचे वाले सरफेस पे मान लिया प्रेशर फोर्स P इंटू ए, और एट ए डिस्टेंस ds फ्रॉम दिस सरफेस प्रेशर फोर्स है P प्लस डी पी इंटू ए। सिंस जो मेरा फ्लूइड एलिमेंट है वो सिमेट्रिकल है तो दोनों जगह एरिया A और A ही रहेगा, और फ्लूइड की लेंथ है ds। अब जो वेट है इसका वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। वेट होता है W बराबर mg। ठीक है, अब ये जो W है वेट, ये S डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखो ये जो वेट है mg, ये s डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका s डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा बेटा mg cos थीटा, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है z, और ऊपर वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस फ्रॉम ये है डेटम बेटा, इसको डेटम बोलते हैं। जहां से हम लोग ये मेजर करते हैं इसको बोलते हैं डेटम। ठीक है, तो यहां से इस सरफेस तक की दूरी है z, यहाँ से इस सरफेस तक की दूरी है z प्लस डेल्टा z। तो आपको पता है बेटा, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेल्टा z है तो देखो क्या हुआ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, फिर बता दो जरा मेरे को कितनी होगी। ये होगी बच्चों डेल्टा, ये होगी बच्चों डेल्टा z। क्या होगी? डेल्टा z। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो दूरी है ये होगी बेटा डेल्टा z। अब देखो, अब अपन लोग एनालाइज करते हैं। अब लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। टोटल फोर्स बराबर क्या होगा? m इंटू ए। टोटल फोर्स बराबर क्या होगा बेटा? m इंटू ए। सिंस फ्लूइड पार्टिकल छोटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? चाहे m लिख लो, जैसी आपकी मर्जी। अब देखो p इंटू ए, अगर मैं इस डायरेक्शन में p इंटू ए को पॉजिटिव मानूं तो p प्लस डी पी इंटू ए कैसा होगा? निगेटिव होगा। mg cos थीटा कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखो दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और पी ए मेरा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो मैंने इस डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव और इन डायरेक्शन को लिया है निगेटिव। देखो अब क्या होगा, पी ए माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए माइनस एम जी कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, एम जी कॉस थीटा। अब बचा एम इंटू ए। ये देखो बच्चों m इंटू ए, और मैं आपको बताऊंगा m इंटू ए की जगह ये v प्लस डेल v ओवर डेल s प्लस डेल v ओवर डेल t कैसा आया बेटा? एक्सीलरेशन इन s डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होती थी? u डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल u ओवर डेल y प्लस ओमेगा डेल u ओवर डेल x डेल z प्लस डेल u ओवर डेल t। तो सिमिलरली ए एस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? अगर एस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है तो एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन कितना होगा? v डेल v ओवर डेल s प्लस डेल v ओवर डेल t। ये तो आपने पढ़ा होगा बेटा, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फ्लूइड काइनेमैटिक्स पढ़ा रहा था कि भाई ए को हम क्या लिख सकते हैं। देखो ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए इन एस डायरेक्शन v डेल v ओवर डेल s प्लस डेल v ओवर डेल t। और अगर s इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z तो आपको पता ही है क्या लिखना है, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। देखो अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों p इंटू ए से p इंटू ए कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस डी पी इंटू ए माइनस रो जी ए डी एस कॉस थीटा। अब देखो क्या करा मैंने, जो v था मेरा, देखो पहले मैंने p इंटू डी ए करा। अब m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है रो इंटू वी। रो को ऐसे ही रखा, g को ऐसे ही रखा। v क्या होगा बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? ds तो लेंथ है, और एरिया कितना है इसका? a है, एरिया बाहर ले लिया। cos थीटा संग में था तो कितना बचा? ये रो जी a इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखो तीनों की तीनों इक्वेशन में a है, क्योंकि m बराबर होता है रो v, और v क्या होता है? a इंटू डी एस। तो a से a हर जगह कैंसिल आउट हो गया। देखो a से a हर जगह कैंसिल आउट हो गया। अब जब a से a कैंसिल आउट हो गया तो इक्वेशन क्या बची भाई? dp माइनस रो जी डी एस कॉस थीटा। अब देखो बेटा डी एस कॉस थीटा,
मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी जेड है। अब देखो जरा, ये डिस्टेंस है बेटा डी जेड, ये है डी एस, ये है थीटा, ये है थीटा, तो ये क्या होगा, टेन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, इतना डी जेड, कर्ण कितना है डी एस, और ये है कॉस थीटा। तो देखो डी एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी जेड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो मैंने रिप्लेस कर दिया। देखो इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में मैंने डी एस कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, डी जेड से। देखो अब डी एस कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने डी जेड से। बस अब इक्वेशन क्या बन गई मेरी, माइनस डी पी माइनस रो जी डी जेड इज इक्वल्स टू रो डी एस ब्रैकेट वी डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल टी। ये है मेरी यूलर्स इक्वेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो। अगर बोल दे बच्चों स्टेडी फ्लो है तो डेल वी ओवर डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट इज वेरी मच सिंपल। अगर ये तो देखो, ये वाली जो इक्वेशन आई है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा यूलर्स की। माइनस डेल पी माइनस रो जी डी जेड इज इक्वल्स टू रो डी एस वी डेल वी ओवर डेल एस प्लस डेल वी ओवर डेल टी, वी डेल वी ओवर डेल एस प्लस डेल वी ओवर डेल टी। ये है यूलर्स इक्वेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो होगा, अगर स्टेडी फ्लो होगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। जब ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन देखो क्या बचेगी, ये बचेगी इक्वेशन फाइनली। इसको बोलेंगे बेटा यूलर्स इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो, यूलर्स इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो। तो ये याद रखना है आपको बच्चों। दो टाइप की इक्वेशन पढ़ ली आपने, एक स्टेडी फ्लो के लिए पढ़ ली बच्चों, एक अनस्टेडी फ्लो के लिए पढ़ ली। अब आप इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए जरा, देखिए मैं आपको बताता हूं, इस इक्वेशन पे आपको ध्यान देना है बच्चों स्टेडी फ्लो के लिए। अब देखो इसमें डीपी तो ऐसे ही रहेगा, रो डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस बचा प्लस रो जी डी जेड बचा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आ गई मेरी बन के, इसको बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन फॉर स्टेडी स्ट्रीमलाइंड फ्लो। अब देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं रो को क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। मैं रो इस पूरी इक्वेशन को देखो, इस पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड कर देता हूं। करो जरा, इसको रो से डिवाइड करोगे क्या होगा, डीपी अपॉन रो, इस पूरे का रो और इसका रो। देखो जरा रो से रो कैंसिल आउट, किस में हो गया, इसमें हो गया, रो से रो कैंसिल आउट, इसमें हो गया कैंसिल आउट। इक्वेशन क्या बची, देखो इक्वेशन क्या बची बच्चों, इक्वेशन बची डी पी अपॉन रो प्लस वी डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस प्लस जी इंटू डी जेड। अच्छा एक बार बताओ, इस डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, दोबारा से देखो इक्वेशन क्या बन गई, देख लो, डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, वी प्लस डी वी प्लस जी इंटू डी जेड, जी इंटू डी जेड, ये इक्वेशन बची। एक बार फिर से लिख देता हूँ साफ करके, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ आ जाएगा, देखना अभी इक्वेशन को फिर से लिख देता हूँ, डी पी अपॉन डी रो, सॉरी रो प्लस रो डी वी प्लस जी डी जेड, ये इक्वेशन आ गई। इज इक्वल्स टू आगे क्या होगा बच्चों, आगे तो जीरो ही है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करो जरा, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो भैया इंटीग्रेट, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। देखो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो इंटीग्रेशन डीपी ओवर रो प्लस इंटीग्रेशन रो डीवी, सॉरी इसमें रो नहीं था, इसमें था वी, इंटीग्रेशन वी डीवी प्लस इंटीग्रेशन जी डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब देखो,
जब इंटीग्रेशन कर देंगे तब क्या इक्वेशन निकल के आएगी, देखो dp का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, p अपॉन रो, सॉरी p अपॉन रो, dp को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, जब dp को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, p आएगा, v को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, dz को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, g इंटू जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं, रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग, तो रो से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन को। जब रो से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या इक्वेशन निकल के आती है, देखो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, p, जब क्योंकि रो से रो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड, और रो जी जेड क्या होता है बच्चों, प्रेशर ही तो होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रो जी एक्स पढ़ा होगा आपने, P बराबर रो जी एच, वही तो है ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन है बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये है मेरी यूलर्स इक्वेशन पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको, देखो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, वरना इस पीडीएफ में मेरी पूरी सॉल्व है, ये पीडीएफ आपको बहुत काम आने वाली है आगे। देखो ये देखो, ये मैंने अभी जो डेरिवेशन करा था बिल्कुल सेम उसी का डेरिवेशन नीचे निकल के आ गई बेटा। देखो इक्वेशन p अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड, देखो अभी अभी तो सॉल्व किया ही है, देखो आप ये अभी तो सॉल्व किया ही ये वाला। ठीक है, और यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल ली थी। ठीक है, ये हो गई मेरी बर्नौलीज इक्वेशन, ये बेटा बर्नौलीज इक्वेशन है। अगर इसमें मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन क्या निकल के आई थी, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड, ये इक्वेशन है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में, याद रखना है आपको। ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में है, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इसी इक्वेशन को मैं, अगर इसी इक्वेशन को देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को ही g से डिवाइड कर दूं, g से डिवाइड करो जरा इस इक्वेशन को, देखो क्या आएगा, इस इक्वेशन को g से डिवाइड करो, p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z बराबर 0 या कांस्टेंट, यही तो आएगा निकल के। तो बेटा रो जी क्या होता है, यूनिट वेट होता है ना। तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, याद रखना ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है बेटा, ये है एनर्जी पर यूनिट वेट की टर्म में, ये है एनर्जी पर यूनिट वेट की टर्म में, एनर्जी पर यूनिट वेट, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये एनर्जी पर यूनिट वेट की टर्म्स में। तो ये है मेरी दोनों बर्नौलीज इक्वेशन। आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।